हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है माय लास्ट डचेस। सबसे पहले हम दी पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में बात करेंगे। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म 7 मई 1812 को इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। वे विक्टोरियन युग के महान कवियों में से एक थे। उनके पिता एक विद्वान और पुस्तक प्रेमी व्यक्ति थे, जिसके कारण ब्राउनिंग को बचपन से ही साहित्य में रुचि हो गई थी। उन्होंने औपचारिक शिक्षा कम प्राप्त की, लेकिन घर पर ही बहुत अध्ययन किया। वे इतिहास, दर्शन और कला के गहरे जानकार थे। उनकी कविताओं में मानव मनोविज्ञान का गहरा चित्रण मिलता है। ब्राउनिंग की सबसे बड़ी विशेषता उनकी ड्रामेटिक मोनोलॉग शैली है, जिसमें एक पात्र बोलता है और उसके माध्यम से पूरी कहानी सामने आती है। उनकी पत्नी एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग भी एक प्रसिद्ध कवियत्री थी। दोनों का प्रेम और विवाह साहित्यिक इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का निधन 12 दिसंबर 1889 को हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। अब हम इस पोएम की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। माय लास्ट डचेस विक्टोरियन युग के महान कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक प्रसिद्ध नाटकीय एकालाप कविता है। यह कविता 1842 में प्रकाशित हुई थी और इसमें कवि ने मानव स्वभाव, अहंकार, ईर्ष्या, सत्ता और स्त्री के प्रति पुरुष की मानसिकता को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। यह कविता एक ड्यूक के चरित्र के माध्यम से उसकी मृत पत्नी के साथ उसके व्यवहार और उसकी सोच को उजागर करती है। पूरी कविता में केवल ड्यूक ही बोलता है, लेकिन उसकी बातों से हमें उसकी पत्नी और उसके स्वभाव के बारे में गहराई से पता चलता है। अब हम माय लास्ट डचेस टाइटल का अर्थ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता माय लास्ट डचेस का शीर्षक बहुत ही गहरा और अर्थपूर्ण है। यह केवल एक नाम नहीं है, बल्कि पूरी कविता के भाव और संदेश को अपने अंदर समेटे हुए है। शीर्षक में माई शब्द ड्यूक के अधिकार और स्वामित्व को दर्शाता है। ड्यूक अपनी पत्नी को एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति मानता है। यह शब्द उसकी अहंकार और नियंत्रित करने वाली मानसिकता को दिखाता है, यानी वह कह रहा है वह मेरी थी, सिर्फ मेरी। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। कविता की शुरुआत में ड्यूक कहता है, दीवार पर जो चित्र लगा है वह मेरी आखिरी पत्नी डचेस का है। वह इतनी जीवित जैसी लगती है कि जैसे सच में खड़ी हो। वह कहता है कि यह चित्र एक अद्भुत कला है, जिसे कलाकार फ्रा पेंडल्फ ने एक ही दिन में बड़ी मेहनत से बनाया था। अब वह चित्र वही खड़ा है और देखने में बिल्कुल असली जैसा लगता है। ड्यूक कहता है, क्या आप बैठकर इस चित्र को देखना चाहेंगे? मैंने जानबूझकर फ्रा पेंडल्फ चित्रकार का नाम लिया, क्योंकि आप जैसे अजनबी लोग इस चित्र के चेहरे को देखकर उसकी गहरी भावनाओं और उसकी गंभीर सच्ची नज़रों को समझ नहीं पाते। ड्यूक कहता है, लोग उस चित्र को देखकर मेरी ओर ही मुड़ते हैं, क्योंकि उस पर लगा पर्दा सिर्फ मैं ही हटाता हूँ, किसी और को इसकी अनुमति नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। ड्यूक कहता है, आप पहले व्यक्ति नहीं है जो इस चित्र को देखकर ये पूछते हैं कि उसकी आंखों में ऐसा भाव कैसे आया। फिर वह बताता है कि डचेस के गालों पर जो खुशी देख रही है वह सिर्फ अपने पति के कारण नहीं थी। शायद चित्रकार फ्रा पेंडुल्फ ने कोई छोटी सी तारीफ कर दी हो, जैसे आपकी चादर आपकी कलाई पर बहुत सुंदर लग रही है, या मैं आपके गले की हल्की सी लाली को पूरी तरह चित्र में नहीं दिखा सकता। डचेस इन छोटी छोटी बातों को भी शिष्टाचार मानकर खुश हो जाती थी और उसके गाल लाल हो जाते थे। ड्यूक कहता है कि उसका दिल ऐसा था, कैसे कहूँ, वह बहुत जल्दी खुश हो जाती थी। ड्यूक कहता है, मेरी पत्नी डचेस बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से प्रभावित हो जाती थी। वह जो भी देखती उसे पसंद कर लेती और हर किसी की तरफ प्यार भरी नज़र से देखती थी। ड्यूक कहता है, उसके लिए सब कुछ एक जैसा था, चाहे मेरी दी हुई खास चीज़ हो या फिर पश्चिम दिशा में ढलता हुआ सूरज, वह दोनों को बराबर महत्व देती थी। ड्यूक कहता है, कोई बेवकूफ़ आदमी बगीचे से चेरी टहनी तोड़कर उसे दे देता था, और वह सफ़ेद खच्चर जिस पर वह छत के आसपास घूमती थी, इन सब चीज़ों से भी वह उतनी ही खुश हो जाती थी और हर एक के लिए वह एक जैसी प्रशंसा करती थी। ड्यूक कहता है, कम से कम वह लाल हो जाती थी। वह लोगों को धन्यवाद देती थी
यह अच्छी बात है, लेकिन वह ऐसे धन्यवाद देती थी जैसे वह मेरे दिए हुए 900 साल पुराने सम्मानित परिवार को भी किसी आम व्यक्ति के छोटे से उपहार के बराबर मानती हो। ड्यूक कहता है, ऐसी छोटी छोटी बातों पर कौन शिकायत करेगा, और अगर किसी के पास अच्छी बोलने की कला भी हो जो कि मेरे पास नहीं है, तो भी वह उसे साफ साफ नहीं कह सकता है कि तुम्हारी ये आदत मुझे पसंद नहीं है या ये बात मुझे खराब लगती है। ड्यूक कहता है, अगर मैं उसे समझाता कि तुम यहाँ गलती कर रही हो या तुम हद पार कर रही हो, और मान लो वो मेरी बात मान भी लेती, माफी भी मांगती, तो भी मुझे उसे समझाना एक तरह से अपने आप को नीचे गिराना लगता और मैं कभी झुकना पसंद नहीं करता। फिर वह कहता है, हाँ ये सच है कि वह मुस्कुराती है। ड्यूक कहता है, जब भी मैं उसके पास से गुजरता था वह मुस्कुराती थी, लेकिन समस्या ये थी कि वह हर किसी के लिए भी वैसे ही मुस्कुराती थी। धीरे धीरे ये बात बढ़ती गई, मुझे और बुरा लगने लगा। फिर मैंने आदेश दे दिया और उसकी सारी मुस्कानें हमेशा के लिए खत्म हो गई, अर्थात उसकी हत्या करवा दी गई। अब डचेस चित्र में खड़ी है, ऐसा लगता है जैसे वह जीवित हो। फिर ड्यूक कहता है, क्या आप अब उठेंगे? चलिए नीचे चलकर बाकी लोगों से मिलते हैं। मैं फिर से कहता हूँ। ड्यूक कहता है, अपने मालिक की उदारता सबको पता है, इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी तरफ से जो भी दहेज की मांग होगी उसे वह मना नहीं करेगी। ड्यूक कहता है, हालांकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मेरा असली उद्देश्य उस काउंट की सुंदर बेटी है, यानी मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, न कि सिर्फ दहेज। ड्यूक कहता है, अब आइए हम दोनों नीचे चलते हैं, और जाते समय इस मूर्ति पर ध्यान दीजिए। ये समुद्र के देवता नेपच्यून की मूर्ति है जो एक समुद्री घोड़े को काबू में कर रहा है। ये एक बहुत ही दुर्लभ कला है जिसे क्लॉज ऑफ इंसब्रग ने मेरे लिए कांसे में बनाया है। अब हम माई लास्ट डचेस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। माई लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक उत्कृष्ट कविता है जो मानव स्वभाव की गहराई को उजागर करती है। ड्यूक का चरित्र हमें ये दिखाता है कि कैसे अहंकार, ईर्ष्या और नियंत्रण की भावना एक इंसान को क्रूर बना सकती है। यह कविता केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज और मानव मानसिकता का गहरा विश्लेषण है। आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। यह था माई लास्ट डचेस पोएम की एक्सप्लेनेशन।